कोई भी लंग से डिजीज़ होती है तो बहुत आम सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे सीओपीडी हो, खांसी। अर्ली डिटेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट, जो कि इस बार की थीम है अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर। टारगेट थेरेपी के अलावा हार्मोन थेरेपी हो गई है, इम्यूनोथेरेपी हो गई है, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हो जिसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सोचिए ज़रा, हम हर पल सांस ले रहे हैं बिना रुके, बिना सोचे। पर क्या कभी सोचा है आपने कि ये सांसें लेने में जो हमारे लंग्स जी जान लगा रहे हैं, अगर एक दिन वो ही जवाब दे दें तो? और हैरानी की बात तो ये है कि कई बार इसमें हमारी ही कुछ लापरवाहियां जिम्मेदार होती हैं। अब डराने का इरादा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अवेयर करने का ज़रूर है। इसी मकसद से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेजेंसी हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव कक्कर जी। डॉक्टर साहब, हम लोग आज लंग कैंसर पे बात करने के लिए यहाँ पर हैं, तो फिर सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि आज के समय में देखें तो कैंसर के पेशेंट्स, स्पेशली लंग कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जो आज के समय में इतना स्पेसिफिक हो चुका है कि इतने ज़्यादा लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा रुचि आपने कि इधर कैंसर के ही पेशेंट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहे हैं। स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में काफ़ी पेशेंट कैंसर के बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी हैबिट्स, और वो जो फास्ट लाइफ के साथ में कुछ चीज़ें, हमारी चीज़ें हैं, हमारे मोबाइल हैं, हमारे डाइट है, क्या हम खाते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारे लंग को, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं। अगर हम बात करें जो भी हमारे पास पेशेंट लंग कैंसर के आते हैं, उसमें ज़्यादातर होते हैं 80-90% पेशेंट्स होते हैं जो कि स्मोकर्स होते हैं। स्मोकिंग या टोबैको ऑफ एनी काइंड कैन अफेक्ट योर बॉडी, क्योंकि अगर हम एक सिगरेट पीते हैं उसमें कम से कम 40 तरह के कार्सिनोजेंस वो सब तत्व होते हैं जो हमारे कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, उनसे स्मोकिंग में होता है। उसके अलावा 10-20% वो लोग होते हैं जो स्मोक नहीं करते हैं, उनका कारण पोल्यूशन होता है, किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं जहाँ पे एस्बेस्टोसिस या कोई ऐसी चीज़ें जो लगातार इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं करते हैं, लगातार इनहेल करते हैं और 20-20, 30 साल तक उसी इन्वायरमेंट में, बंद इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं, जो कि पार्टिकल्स लंग में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक ओल्ड ट्यूबरक्लोसिस, उसके ऊपर अगर जो कैंसर होता है उसको स्कार कार्सिनोमा कहते हैं। तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। और लंग का कैंसर या कोई भी कैंसर आजकल बहुत कॉमन है। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो डाइट हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, कलर्स यूज़ होते हैं, वो मोस्टली कार्सिनोजेंस हो। तो जो हमारे कंट्री में नॉर्म्स नहीं हैं कि क्या चीज़ है, हम लोग इन्फेक्शन के लिए तो देखते हैं, लेकिन क्या केमिकल यूज़ हो रहे हैं, कितनी प्लास्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको ले करके प्लास्टिक को गर्म करते हैं, जो हीटिंग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें करते हैं, माइक्रोवेव वगैरह में करते हैं, वो पार्टिकल्स कितने बर्न करके बॉडी में जा रहे हैं, वो सर्कुलेट होकर डिफरेंट ऑर्गन में जाकर के किस तरह आपके बॉडी को डैमेज करते हैं, वो सारे एक कारण होते हैं कैंसर होने के लिए। तो डॉक्टर साहब, क्या मान के चलें कि इट मीन्स ये जो माइक्रोवेव और आजकल के लाइफ में हम लोग जितनी नई नई तरह की चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, वो सारी ही हम लोग को कहीं ना कहीं इस तरह के डिजीज़ की तरफ धकेल रही हैं? क्यों नहीं। आप एक चीज़ सोचिए कि माइक्रोवेव में बहुत कम समय में कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल। अब उन्होंने कह दिया कि ये कंटेनर जो उसका है, प्लास्टिक का है, ये माइक्रोवेव फ्रेंडली है, उसको हीट हो रही है, उसके अंदर जो फूड है वो गर्म हो रहा है, सेंटर से पेरिफेरी में जा रहा है, उसकी हीटिंग जो वो होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो वहाँ से निकल कर आएंगे ना। बिल्कुल। फूड में कंटामिनेट हो रहा है, कौन टेस्ट करता है, किसको मालूम क्या हो रहा है। आप जो डाइट में आपने बॉटल लिया, पानी की प्लास्टिक की बॉटल है, गाड़ी में रख दिया, 40-45 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे हीट हो रही है, उससे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने उनकी एक्सपायरी है, हमारे पास टाइम नहीं है घर में खाना बनाना, उन्होंने ओपन करा, हॉस्टल में बच्चे हैं, हीट करा, फ़ौरन करा और खा लिया। उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, जो आपके टेस्ट बड के लिए जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उनको इन्हांस करने के लिए जो उसमें चीज़ें पड़ रही हैं वो कितनी हार्मफुल है। उसके अलावा जो एडल्ट्रेशन है, आपने जो दही या कोई चीज़ लिया उसमें क्या चीज़ मिलाई जा रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं उसके मालूम नहीं। जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, जो हम फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स तो खा रहे हैं, लेकिन उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या चीज़ केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उनको जल्दी से मैच्योर करने के लिए
क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वो भी सब कार्सिनोजेंस है। कुछ ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं, जो आपको बड़े बड़े फ्रूट्स मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी सब्जियां मिल रही हैं, इतने खूबसूरत हैं, कलर बहुत अच्छे हैं, वो सब आर्टिफिशियली मैनेज करा हुआ है। तो कितना हम लोग डाइट में, इन्वायरमेंट में, इनहेलेशन में, आप सन से एक्सपोज नहीं होते हैं, हमारे बंद इन्वायरमेंट है, वेंटिलेशन नहीं है, हम लोग की हैबिट है, ये सारी बंद कमरे में पार्टीज़ हैं, एक जगह बहुत रश हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेट नाइट है, हम लोग की रेस्टिंग नहीं है, एंग्जाइटी है, सब कार्सिनोजेंस है। स्लीप पूरी नहीं हो रही है, स्लीप भी आपको किलर सेल प्रोड्यूस करती है, जो आपकी एवरीडे जो कैंसर सेल्स बनती हैं उनको जो किल करता है, वो सारी हैबिट्स हैं जो कि हमें कैंसर को ज़्यादा मौजूद करती है। इतने छोटे से टाइम में आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी और उनको सुनकर वाकई बहुत डर लगता है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं और हर एक छोटी छोटी चीज़ हमको कैंसर की तरफ आगे बढ़ा रहा है, तो ये वाकई बहुत डेंजरस है। सो डॉक्टर साहब, अब अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो कई बार होता है कि लंग कैंसर हो या किसी भी तरह का और कैंसर हो, वो मालूम पड़ता है जब वो 2nd, 3rd या 4th स्टेज पे चला जाता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं इन द केस ऑफ लंग कैंसर जिससे हम ये मालूम कर सकें कि ये लंग कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? क्या कफिंग से भी, खांसी से भी इसको जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि कोई भी लंग से डिजीज़ होती है तो बहुत आम सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे COPD हो। खांसी लंग कैंसर है, उसमें भी आएगी, बलगम आएगा, कभी खांसी के साथ खून भी आ सकता है, लो ग्रेड टेम्परेचर भी रह सकता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट स्मोकर है और 40 साल से 20 साल से उसको सांस फूल रही है, तो वो कब सस्पेक्ट करे कि उसको कैंसर हो गया? कब? बिल्कुल, जैसे उसको मालूम है कि एस्थमेटिक है और इन्हेलर लेने के बाद उसकी सांस ठीक हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग विद एनी ट्रीटमेंट, एक साइन है। खांसी के साथ खून आ रहा है, आज तक कभी उसको खून नहीं आया। अनयूजुअल सिम्टम्स, अनयूजुअल रिस्पॉन्स विद यूजुअल मेडिसिन, कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो रही है, ऑलवेज सस्पेक्ट फॉर समथिंग एल्स। आप फ़ौरन अपने, एक सिंपल सा टेस्ट है, एक एक्सरे करा लीजिए। अगर एक्सरे कराने के बाद उसमें हमें कुछ शेडोज़ मिल रही हैं, अनयूजुअल कोई राउंड शेडो मिल रही है, कोई बहुत हार्ड शेडो मिल रही है जो कि पहले के एक्सरे में नहीं है, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि हमें लंग का कैंसर तो नहीं है। अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस रह चुकी है तो रीएक्टिवेशन ऑफ डिजीज़ तो नहीं है, बलगम ठीक आ रहा है, बलगम में कोई कीड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें लगातार खून आ रहा है, तो गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बहुत सिंपल से इन्वेस्टिगेशन, एक चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट आपका TLC हमें मालूम पड़ेगा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सांस के लिए थोड़ा सा टेस्ट करा लीजिए। बलगम में अगर आपको एक्सरे में सस्पेक्ट हो रहा है तो उसको CT करवा लीजिए। CT गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अब हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में CT होने लगा है। विद कंट्रास्ट कराइए जिससे कि उसमें डाई का अपटेक मालूम पड़े, आप उसके हॉट स्पॉट आप प्रोड्यूस देख सकते हैं कहाँ पर हो रहा है। अगर उसको इस तरह का है कि जैसे कहीं और कैंसर है, वो स्प्रेड करके लंग में आ रहा है, लंग में तो आपको शेडो दिख रही है लेकिन सम टाइम आपको लगता है ये सेकेंडरीज है, यानी मेटास्टेसिस हो चुकी है, तो आपको एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराइए। मेल है तो PSA, प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, कहीं से स्प्रेड कर आ रहा है। फीमेल है तो उसके लिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या वेजाइनल एग्जामिनेशन या कुछ टेस्ट होते हैं जिन्हें मार्कर्स कहते हैं, कैंसर मार्कर्स होते हैं, जो किसी जगह जा कर के हम करा सकते हैं। उससे हमें मालूम पड़ सकता है कि हम अर्ली डिटेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट, जो कि इस बार की थीम है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ लंग कैंसर। सो डॉक्टर साहब, जब ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिले तो उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम डॉक्टर के पास जाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, एंड उसके बाद जब किसी भी पेशेंट को मालूम पड़ता है कि कैंसर है तो वो ऑटोमेटिकली टूटने लगता है। तो पेशेंट के लिए आपका क्या सजेशन होगा कि उसके बाद उसको आगे किस तरह से बढ़ना है? अब जो हमारा ट्रीटमेंट है किसी भी कैंसर का, वो बहुत एडवांस हो गया। पहले ज़माने में केवल हमें कीमोथेरेपी होती थी, इंजेक्शन लगते थे, बाल झड़ जाते थे, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग। अब बहुत टारगेटेड थेरेपी हो गई हैं। टारगेट थेरेपी के अलावा हार्मोन थेरेपी हो गई है, इम्यूनोथेरेपी हो गई है, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हो जिसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट करें तो वो काफ़ी सालों तक हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पेशेंट्स को देखा है कि वो इस डर से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंसर ना निकल आए। अगर कैंसर निकल आएगा तो क्या करेंगे, ऐसे करते हुए काफ़ी साल निकल जाते हैं। काफ़ी पेशेंट में देखा है उनको ब्रेस्ट में है, घर वालों को बताते नहीं है, ब्रेस्ट डिस्चार्ज भी हो रहा है लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, यूट्रस में प्रॉब्लम है लेकिन वो घर वालों को नहीं बताते क्योंकि एक टैबू होता है कि कहीं क्या हो गया है, हम बताएं नहीं बताएं। तो
खांसी के साथ खून आ रहा है, कहीं और लोग घर वाले डर ना जाएं, या हम जाके टेस्टिंग करा लें कहीं कोई ऐसी बीमारी ना निकल जाए कि कैंसर है। तो जितना हम डरेंगे उतना हम डिजीज़ को आगे बढ़ा लेंगे। तो अगर हमारी 3rd 4th स्टेज हो गई, मेटास्टेसिस हो गई, स्प्रेड हो गया, तो हम एक आउट ऑफ रेंज चले जाते हैं। तो जनरली है अर्ली स्टेज में अगर हो गया, अपना डिटेक्ट कर लें, उसको मालूम पड़ जाएगा। स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में कैंसर है, किसी न किसी फॉर्म का कैंसर है, ब्रदर को हो चुका है, फादर को हुआ है, ग्रैंडफादर को, या किसी को सिस्टर को हुआ है, 1 जनरेशन या 2 जनरेशन का गैप भी हो गया, यानी आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कहीं ऐसा तो नहीं हमें कैंसर है। अगर ऐसा है तो हेल्थ चेकअप के लिए तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि अब आजकल तो हेल्थ चेकअप है, लेकिन वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल हेल्थ चेकअप हो, चाहे एक्जीक्यूटिव क्लास हो, उसमें कैंसर को कवर नहीं करता है। आप उनके पास जाइए, कहिए हमें, हम मेल के लिए कुछ अलग चीज़ें होती हैं, जैसे मेल के लिए आप प्रोस्टेट के लिए PSA कराते हैं, फीमेल के लिए CA 125 वगैरह, ओवेरियन कैंसर, या आपको एब्डोमिनल कैंसर के लिए आपको कुछ मार्कर्स होते हैं, उनको कहिए हमें कैंसर मार्कर का टेस्ट करवा दीजिए। कैंसर मार्कर करा लिए, एक चेस्ट एक्सरे करा लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिए, फीमेल है एक मैमोग्राफी करा लिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन करा लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे कहिए हर 6 मंथ्स में तो कम से कम अपने आप को स्क्रीन कर लिए, 6 मंथ नहीं तो 1 ईयर में कर लिए, अगला 1 साल आपके लिए खा लिए। तो अर्ली स्टेज में मालूम पड़ जाए और हम डर के भागें कहीं हमें कैंसर तो नहीं है, तो बेहतर ये है कि पता करके हम लोग पता कर लें, मालूम पड़ जाएगा। कुछ साइन है, सिम्टम्स हो, हर डिजीज़ जहाँ पे कैंसर होगा वो बोलेगा, तो बोलने से पहले अगर आप उसको डिटेक्ट कर लें तो आप उसको बच सकते हैं। तो लड़ने की ज़रूरत है, अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत है, भागने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सो आपने जो कैंसर मार्कर टेस्ट बताया, तो क्या उसके इस टेस्टिंग से लंग कैंसर या और किसी भी तरह के कैंसर का पता चल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप उसमें जो अगर हम बात कर रहे हैं जनरल टेस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो सारी टेस्ट करा लेने चाहिए जी। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्सरे से ही मालूम पड़ गया कि हमें, सपोज करिए किसी को लंग में पानी है, पानी TB में भी हो सकता है, पानी अगर बायलैटरल डिफ्यूजन है, दोनों तरफ पानी है, तो हार्ट में, किडनी के, लीवर की डिजीज़ में भी हो सकता है। लेकिन यूनिलैटरल पानी है, पानी निकालने के बाद बार बार रिफिल हो रहा है, उसका कलर अगर रेड कलर का है, यू सस्पेक्ट मैलिग्नेंसी। ये चीज़ समझ ली कि कैंसर हम कैसे पता करें, कैंसर का इलाज शुरू हो गया। अब कैंसर का इलाज शुरू होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कैंसर का इलाज शुरू करा और एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक हो, अब आपको कैंसर नहीं है, यू आर फ्री फ्रॉम कैंसर। ऐसी सिचुएशन में क्या जो पेशेंट है या जो रिलेटेड पर्सन है उसको एकदम फ्री हो जाना चाहिए कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे दोबारा कैंसर नहीं होगा, या दोबारा कैंसर के रिपीट होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, कैंसर इटसेल्फ है एक बड़ा अनकंट्रोल्ड बॉडी की सेल मल्टीप्लिकेशन है, यानी उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आज डॉक्टर ने कहा ठीक है आपका कैंसर ठीक हो गया, लेकिन अब आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए हमें रेगुलर चेकअप के लिए कब आना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाद आना है, 6 महीने बाद आना है, उसको थॉरोली आप फॉलो करिए। डॉक्टर ने कहा नहीं, अब आप बिल्कुल क्योर हो गए, मेरी तरफ से आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब डिपेंड करता है आपको कहाँ का कैंसर है। लंग का कैंसर है, अगर आपको कोई भी चीज़, जो हमने सिम्टम्स की बात करी उस तरह का सिम्टम्स है, 6 महीने साल भर बाद आपको खांसी के साथ खून आया, 6 महीने में आपको एक रूटीन चेकअप, एक्सरे करवाना ही करवाना है, एक जनरल हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं तो वो करवा रहे हैं, उसके साथ में अगर जो आपको जिस तरह का कैंसर है उसके मार्कर टेस्ट करा लीजिए। अनयूजुअल सिम्टम है, फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, नहीं है तो अपने जो डॉक्टर है उसके पास जाइए। कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ है, लंग को रिमूव करा गया है, एक लोब को रिमूव करा गया है, या कोई इस तरह की बैप्सी करी गई है, उसमें कुछ डिजीज़ है, उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए और उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि नहीं डॉक्टर ने कह दिया अब नहीं है तो नहीं है। हमेशा अपने आप की, आपकी बॉडी है, आपको मालूम है किस तरह बिहेव कर रही है। कोई भी अनयूजुअल सिम्टम, अनयूजुअल प्रेजेंटेशन हो रहा है, इमीडिएटली अलार्म हो जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर साहब, अब यहाँ क्योंकि लंग कैंसर की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगी कि वैसे जनरली माना जाता है कि स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा रीज़न है, तो क्या सिर्फ स्मोकिंग से ही लंग कैंसर होता है, या जो स्मोकिंग करते हैं सिर्फ उनको ही लंग कैंसर होता है, या फिर किसी और को भी हो सकता है, या इसके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास जो लंग कैंसर के पेशेंट आते हैं, अगर हम उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, पूछते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं हम स्मोकर नहीं हैं। फिर नहीं का मतलब पूछते हैं, पहले करते हैं, हाँ सब करते थे, 3 साल पहले छोड़ दिया। कितने साल करा? 30 साल से कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% 90% स्मोकर होते हैं, बट कुछ भी पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्मोकर होते हैं।
उनको कैंसर हो जाता है। जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, हम स्मोक करते हैं। सेकंड हैंड स्मोकिंग, जो हम स्मोक कर रहे हैं, आप हमारे कंपेनियन हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, फ्रेंड है, हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, उनको डायरेक्टली होता है। एक थर्ड टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग। उसमें वो होता है कि एक बंद कमरे में हमने स्मोक करा, बच्चे तो नहीं है, वाइफ तो नहीं है, कोई और नहीं है, लेकिन वो कमरा बंद है, वहाँ पे एसी चल रहा है, वहीं पे चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, सफाई तो हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपके बेड के ऊपर, ज़मीन पे वो रह गए। छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है, ज़मीन में खेल रहा है, वो स्मेल उसको इनहेल कर रहा है। ईयर्स एंड ईयर्स ये प्रोसेस चलती चली जा रही है। वो बच्चा बड़ा हो गया, यानी पिछले 10 साल से उसके स्मोक के पार्टिकल्स वो इनहेल कर रहा है एक बंद कमरे में या किसी एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसके पेरेंट्स या घर का कोई मेम्बर स्मोक करता है तो उसको भी एक इंटरेस्ट होता है, जा करके स्मोक करने लग जाता है, उसकी एक हैबिट होती है। अगर वो नहीं भी स्मोक कर रहा है तो वो सेंसिटाइज हो गया है, उतने कार्सिनोजन ले चुका है, और अगर घर में कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो उसको कैंसर हो सकता है। उसके अलावा जो लोग पोल्यूशन में काम करते हैं, जो आपको मान के चलिए ट्रैफिक में वर्क करते हैं, जो टेम्पो चला रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार वो बाहर एटमॉस्फेयर से एक्सपोज है। एक एटमॉस्फेयर में जितना आपका इंडेक्स ख़राब हो रहा है, वो आप मान के चलिए 10-15 सिगरेट तो आप ऐसे एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। कितनी देर आप बाहर रहते हैं, उसका जो पोल्यूशन आप ले रहे हैं, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लोग बाग पत्थर काट रहे हैं, लोग बाग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, एस्बेस्टस वाली बहुत सारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोल पार्टिकल्स हैं जो लगातार आपको इरिटेट कर रहे हैं लंग में जाकर के, क्योंकि लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है। जितनी बार हम सांस लेते हैं वो पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं। बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं, मास्क को यूज़ करी, मास्क तो यूज़ करी, बहुत हल्का मास्क यूज़ कर ली। किस तरह के पार्टिकल्स है, किस तरह की फ्यूम्स है, किस तरह के टेम्परेचर है, टेम्परेचर इटसेल्फ इज़ ए इंसर्ट, वो आपको लंग को सेंसिटाइज कर रहा है, एयरवेज को सेंसिटाइज कर रहा है। जो पार्टिकल्स बाहर जाके फिल्टर हो रहे हैं वो फिल्टर नहीं हो रहा है। नोज़ में फिल्टर है, आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, तो उसके साथ आप स्मोक भी कर रहे हो। वहाँ पे जो चीज़ें डैम्पनेस वगैरह है, उसमें ह्यूमिडिटी क्या है, वो जितने मारक है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहा है, और कितना एक्सपोजर हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कैंसर प्रोड्यूस कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, जब यहाँ पर आप नाम लेते हैं अस्थमा का, तो कई सारे बच्चे होते हैं जिनको अस्थमा हुआ होता है, तो क्या इस तरह के बच्चे भी, इनके साथ भी ऐसा खतरा है कि आगे जाकर ईश्वर ना करे इनको ऐसी कोई डिजीज़ हो सकती है? नहीं, ऐसे कोई स्टडी नहीं है। ऐसा कभी हम लोगों ने देखा नहीं कि जो एज़मा में कैंसर ज़्यादा होता हो या फिर COPD में कैंसर हो या इंटरस्टिशियल में, ऐसा नहीं है। अगर वो स्मोकर है और स्मोकिंग की वजह से COPD, दैट इज़ डिफरेंट इशू। सो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर अगर हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के दौरान जो पेशेंट है उसको किस किस तरह से अपने आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना है, किस तरह से मतलब अब उसको डेली रूटीन में चीज़ें फॉलो करनी है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना है, लाइक एक्सरसाइज और व्हाट? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आप स्मोकर हैं तो आप अभी तक पी रहे हैं, कम से कम स्मोकिंग और टबैको ऑफ एनी काइंड छोड़ दीजिए। एक नींद बहुत आवश्यक चीज़ होती है, 8 घंटे की रात की नींद, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन आपको सेक्रेट करता है, नींद को इनिशिएट करता है, रात की नींद। और नींद को ड्यूरेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी डिफरेंट स्टेजेस N1, N2, N3 और रैम स्लीप, जो डीप स्लीप में जा करके बॉडी में किलर सेल्स बनती हैं। किलर सेल्स जो कि बॉडी में कुछ ना कुछ, कैंसर सेल्स सभी में कुछ ना कुछ बनती रहती हैं जो उसको मारता रहता है। अगर आप रात भर सोते नहीं हैं, लेट नाइट आप 1-2 बजे सोने जा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है, आपके नाइट शिफ्ट चल रही है, आप रात को नहीं सो रहे हैं, तो एक प्रॉपर स्लीप होना चाहिए रात की। अगर 8 घंटे की स्लीप है, ऐसा नहीं कि 4 घंटे रात को सो गए, दिन को 2-3 घंटे, या आपने वीकेंड में जा करके अपनी नींद को पूरा कर लिया, हमने पूरे दिन नहीं सो पाए तो वीकेंड में हम 12 घंटे सो गए, नॉट लाइक दिस। तो आपकी नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपको किलर सेल्स बनाने में हेल्प करती है। देन प्रॉपर एक्सरसाइज, देन योर हैप्पीनेस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, आज हमारे व्यूअर्स को लंग कैंसर से जुड़ा कौन सा मैसेज अब हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए? देखिए, पुरानी चीज़ों पर आ जाएं, प्रॉपर एक्सरसाइज, स्लीप एंड डाइट।
अगर हम इन चीज़ों का बचपन से ही एक हैबिट फॉर्मेशन कर लें तो शायद ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए टेलीफोन के ऊपर, टीवी के ऊपर। सोने से पहले हम लोग टीवी देख रहे हैं, बेडरूम में टीवी है, मोबाइल की लाइट है जो येलो लाइट होती है, जो आपकी इस तरह की लाइट जो टीवी या मोबाइल की होती है उनसे दूर रहें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, उससे एक्सपोजर नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ चीज़ें रहना पड़ेगा, उससे आप ठीक रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you. कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और लंग कैंसर से जुड़ी इतनी सारी अच्छी और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी जो उनके भी डेली रूटीन से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।